उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए और उन्होंने एक वर्किंग मेंस क्लब फाउंड किया। वर्किंग मेंस क्लब, वुमेन तो भूल जाओ, वर्किंग मेंस क्लब था वो। और उसके अंदर उन्होंने मुद्दे उठाने शुरू किए और इसीलिए उन्होंने भारत श्रमजीवी नाम का एक मैगजीन भी बनाया। भारत श्रमजीवी, देखो नाम कितना अच्छा है, श्रमिक, श्रम करके जो जीते, मैनुअल लेबर। और उन्होंने उनको जगाने के लिए रात्रि के स्कूल भी बनाए, ठीक है ना, नाइट स्कूल भी बनाए उन्होंने। ये सब हो रहा है 1870s में। इन्हीं के साथी थे, इन्हीं के समय पे महाराष्ट्र एनएम लोखंडे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनएम लोखंडे साहब जो है उन्होंने भी बनाया। उन्होंने एक वीकली शुरू किया जिसका नाम था दीन बंधु। दीन बंधु एक वीकली था जिसका नाम जो एमएन लोखंडे साहब ने शुरू किया। और दीन बंधु जो है वो वर्कर्स राइट्स को प्रमोट करने की बात करेगा। उन्होंने भी जो है एक एसोसिएशन बनाई जिसका एक और नाम था बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन, ठीक है जी। तो यानी शशिपदा बनर्जी भी काम कर रहे हैं, एलएम लोखंडे भी काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग थे जैसे मॉडरेट्स थे, वैसे ही ये अपने आप में लीडर्स हैं जो कि वर्कर्स के लिए कार्य कर रहे हैं। पहली ट्रेड यूनियन इंडिया में कब बनी? 1918 में। कहां बनी? मद्रास में बनी। किसने बनाई? बीपी वाडिया ने बनाई। बीपी वाडिया कौन है? बीपी वाडिया आपके एनी बेसेंट का सहायक है। बीपी वाडिया एनी बेसेंट का सहायक है, ठीक है जी। बीपी वाडिया एनी बेसेंट का सहायक है। और उन्होंने क्या बनाया? मद्रास में क्योंकि बन रही है तो इसलिए इसका नाम था मद्रास लेबर यूनियन। कोई डाउट अब तक तो पूछ लीजिए। कोई डाउट? रोहित जी, सचिन जी, राजीव जी, दीपिका जी, आंचल जी, अनु, राहुल, कोई डाउट है तो बोलो। गांधी जी जब आ गए तो गांधी जी ने भी 1920 में क्या बना दी? मजदूर महाजन। मजदूर महाजन, अब आप बोल लीजिए या वैसे बोल लीजिए, ये उन्होंने 1920 में बनाया मजदूर महाजन। और किस लिए बनाया उन्होंने? आर्बिट्रेशन के लिए, ठीक है, बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। और उन्होंने क्या कोशिश की गांधी जी ने? भाई हारमोनी रखो, सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए, ठीक है जी। तो गांधी जी ने सौहार्दपूर्ण संबंध के लिए क्या बोला? भाई ट्रस्ट, ट्रस्ट करो एक दूसरे पे। इसीलिए शब्द क्या आ गया? ट्रस्टी। इसीलिए हम ट्रस्ट बनाते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। यानी कि कैपिटलिस्ट को ये बोला गया कि आप वर्कर के इंटरेस्ट पर ध्यान रखो। यानी वर्कर को बोला गया कि आप कैपिटलिस्ट पर ट्रस्ट करो, और कैपिटलिस्ट को बोला गया कि आप वर्कर पे ट्रस्ट कीजिए, वो काम करेगा। दोनों में कुछ भी गड़बड़ नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं? मेरी बात समझ आ रही है भाई सबको या नहीं आ रही? इसीलिए गांधी जी ने कहा परिवर्तन की जरूरत है। गांधी जी ने क्या कहा? हृदय परिवर्तन की जरूरत है। समझे? तो ये ट्रस्टीशिप का कोर है। यानी कि एंटी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, एंटी इंपीरियलिज्म की जब हम बात करते हैं, गांधी जी की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये भी गांधी जी ने एक तरीके से उस ओर मोड़ दिया। गांधी जी क्योंकि चाहते थे एक और क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। रोहित, यहाँ पे कौन कौन सी क्लास है जिनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है? सर एक तो जो वर्किंग क्लास के जो ऊपर वाली क्लास होगी, जैसे कि उनसे जो हायर क्लास होगी। और सर जो कैपिटलिस्ट क्लास थी सर, और जिनके बीच में गांधी जी बोल रहे ट्रस्ट बना के रखो आपस में एक दूसरे में।
कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास, उन दोनों में कंफ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास कहना चाहिए हमें। आचार्य जेबी कृपलानी साहब जो थे, आचार्य जेबी कृपलानी साहब जो थे ना, उन्होंने भी इन आइडियाज को फॉलो किया। ठीक है जी। तो यानी कि ये सारी चीजें कब हो रही हैं? गांधी जी ने जब अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक की बात की तो अहमदाबाद टेक्सटाइल अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी बनाया था उन्होंने। सिंगल लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन था उस टाइम का ये। तो आप मुझे ये बताइए, वर्किंग क्लास ने रॉलेट रॉलेट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया? वर्किंग क्लास ने रॉलेट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था? किया था सर। अरे बोलो ना जल्दी। किया था सर, किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वर्किंग क्लास है सर। करेंगे सर यहाँ पे। ओके, और आपका खिलाफत मूवमेंट में? खिलाफत मूवमेंट में नहीं करेंगे सर। तो क्यों? खिलाफत क्लास में सर मुस्लिम भी तो होंगे। तो उससे क्या हुआ? मुस्लिम लीग के होंगे तो रोहित जी करेंगे कि नहीं खिलाफत के मूवमेंट में जाएंगे ना सर फिर। करेंगे? इन्हीं सब चीजों के कारण 31 अक्टूबर 1920, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन भी होता है, तो आपकी बन गई AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इंडस्ट्रियल सेंटर्स के नाम बताओ ब्रिटिश टाइम में। ब्रिटिश टाइम में इंडस्ट्रियल सेंटर्स के नाम बताइए। बंगाल। अबे बंगाल, इंडिया बोलते थे हैं। बंगाल क्या होता है भाई? कलकत्ता बोलने का समझ आता है ना, बंगाल क्या होता है? कलकत्ता सर, बॉम्बे, और मद्रास। मद्रास गुजरात और बिहार सर। मैं अभी यार पागल है क्या? अभी बोला ना कि पूरा ईस्टर्न इंडिया बोल दे ऐसे तो। सर मेन तो यही होगा, कोलकाता और बॉम्बे और गुजरात। गुजरात कहाँ से? गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद सर। अहमदाबाद से। झारखंड में कहाँ? रांची। हैं? झारखंड में रांची। यार रांची कब से हो गया? आज के डेट में रांची है इंडस्ट्रियल सेंटर? नहीं नहीं सर। तो तब फिर का झारखंड फिर बिहार में इंक्लूड, फिर पटना जाएगा सर। पटना कब से सेंटर हो गया यार? जमशेदपुर नहीं बोल सकते क्या तुम? जमशेदपुर बोल सकते हैं। अच्छा। यूपी में बोलो कहाँ होगा? इलाहाबाद तब कहते नहीं ये। लखनऊ। लखनऊ कैपिटल। लखनऊ इलाहाबाद कब से हो गए इंडस्ट्रियल सेंटर भाई? तुम लोगों को क्या किया जाए? कानपुर नहीं बोल सकते? हाँ, क्या सर? कानपुर। कानपुर कानपुर। तो ये बताओ, AITUC के प्रेसिडेंट कौन बनेंगे सबसे पहले? सर वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में ना। यार होनी तो नहीं चाहिए भाई। तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहे थोड़े थोड़े। लाला लाजपत राय सबसे पहले। हाँ वेरी गुड रोहित, लाला लाजपत राय। Yes. चलो कोई नहीं, मैं अभी आज के तो मैंने बीच में वैसे एक बार अभी मैंने सेटअप पे लैपटॉप पे वर्क भी किया था, तो मेरी तरफ से तो कोई इशू भी नहीं था। लेकिन फिर भी ये जो आज से जो हम
एक वीक जितना जितना टाइम हम कंसोलिडेट करेंगे ना, तब तक मैं पूरा दोबारा से सब कुछ सेटअप को रीसेटअप कर दूंगा। तो आई थिंक फिर जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। ज्यादा कोई इशू होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, नेटवर्क भी है, हमारे डिवाइसेस भी अपडेटेड हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छे हैं, फिर भी ये पता नहीं क्यों हो रहा है। तो सर मेरे को इसमें ही लग रहा है सर, ऐप में ही कोई दिक्कत है। या तो जूम पे ही कर ले सीधा डायरेक्ट। तो तुम क्यों नहीं करते जूम पे सीधा? सर मैडम तो लिंक नहीं मिलता ना। मैं ना नेक्स्ट ट्यूसडे से जब क्लास शुरू करूंगा ना, मैं जो ग्रुप नहीं है हिस्ट्री वाला, यस हाँ जी सर। सर, उस पर लिंक भेज सर दो। लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है? हाँ ओके जी सर। सर। क्योंकि तुम लोग ऐप के थ्रू करते हो, कुछ तो इशू है, वो लैग करा देता है हर चीज को, इतना तो कोई पर ऐसा सर हजार। उसमें 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 सर एक प्रॉब्लम हो जाएगी ना, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगी फिर। अरे रिकॉर्डिंग तो मुझे करनी है, यहाँ रिकॉर्डिंग तो अपने आप होगी भाई, रिकॉर्डिंग से तुम्हें क्या लेना है? अच्छा अच्छा, ठीक है सर। फिर वो रिकॉर्डिंग सर उसमें रिकॉर्डिंग ये मतलब थोड़ी ना ऐप में, हाँ? क्या कह वो रहे हैं? रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग होती है फिर वो ऐप में ही देखते हैं सर हम उन्हें, वो डल जाएगी वहां से। यार मैं तो लैब से थोड़ा ना ज्वाइन करता हूँ मैं। लेकिन आपकी जो क्लास का लिंक है हमें ऐप में ही मिलता है सर। अरे मैं उसमें डाल दूंगा ना यार, क्यों चिंता कर रहे हो? सर ओके भी एडमिन है ना। कौन, क्या बोल रहे हो यार? एडमिन कौन है एडमिन? मतलब सर मेरा कहने का मतलब है कि जो ऐप में वीडियो सेव होती है वो आप भी सेव कर देते हो ना। नहीं, मैं कुछ सेव नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ क्लास करता हूँ, दैट्स ऑल। वो सर ऑटोमेटिक हाँ हो सर, जाती है, फिर वो आपको लिंक की फिर अपने आप सर ही। यही। क्या हाँ कह तो रहे? फिर अभी वो अभी होती है ऑटोमेटिक, फिर वो क्लास नहीं चलेगी दोबारा से क्योंकि नहीं, सर ने तुम कैसे ही ज्वाइन करो, उससे क्या मतलब है? वो तो मेरे पास जो नहीं लिंक नहीं। जनरेट है, मुझे उससे क्लास करनी है ना। हाँ सर, ओके इसमें इसमें ये हो जाएगा ना, फिर आप रिकॉर्डिंग करोगे ना, वो रिकॉर्डिंग आपको यहाँ भेजनी पड़ेगी, अपने आप डाल देंगे। यार इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। पहली बात तो फोकस करो, जब हो रहा है रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर रिकॉर्डिंग की पड़ती भी है जरूरत, तो उसको सुनो साले को ध्यान से और देखो। लेकिन अब हमारा यहाँ ठीक चल रहा है, तो बाद में रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आने का कोई मतलब नहीं है। मैंने शशांक को यही समझाया था, मैंने कहा भाई जो प्रॉब्लम आनी हो तो पहले आनी चाहिए। एनीवेज, तो भाई पहले ठीक है जो सर। बने तिलक जी बने, कोशिश करेंगे ना ताकि आपका एक्सपीरियंस तो अच्छा हो। ठीक है जी, पहले तिलक तिलक बन गए, मतलब इन द सेंस कि लोकमान्य तिलक जो थे वो, उन्होंने लोकमान्य तिलक क्यों बन गए यार? तिलक ने तो प्रमोट किया था। पहले प्रेसिडेंट कौन बना था? तिलक कहाँ से बन जाएगा पहले? मैंने बताया भी था तुम्हें। लाला लाजपत राय सर। हाँ, लाजपत राय बनेंगे ना यस सर। प्रेसिडेंट। दीवान चमन लाल, मैंने तुम्हें नाम बताया था, दीवान चमन लाल बन गए सेक्रेटरी। ये तो आज से 10 साल पहले के क्वेश्चन है ये, ठीक है? और सेशन ऑब्वियसली सभी लोग अटेंड करेंगे। सेशन सभी लोग अटेंड करेंगे, जैसे मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, एनएम जोशी जो एक बहुत लीडर थे अच्छे, ये सभी लोग जो है लीडर अटेंड करेंगे और इन बातों को उठाएंगे। तो एक सोचने वाली बात क्या है कि हम क्लास इंटरेस्ट की बातों को लेकर अब जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि मास मूवमेंट आगे बढ़ रही है। शुरू में हम ये बातें नहीं कर सकते थे, इसीलिए 1922 के गया सेशन में सी आर दास साहब ने भी कहा कोई बात नहीं जी, बहुत बढ़िया, हम वर्कर्स को चाहते हैं वो नेशनल मूवमेंट के लिए अपना काम करें, नेशनल मूवमेंट में अपना योगदान दें, उनके हितों की रक्षा होगी, लेकिन उनके हित राष्ट्र हित से ज्यादा नहीं है। इसीलिए उनको चाहिए कि वो जो है एआईटीयूसी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। ठीक है जी? तो अब सी आर दास भी जुड़े हुए हैं एआईटीयूसी से, सुभाष चंद्र बोस भी जुड़े हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू भी जुड़े हुए हैं, सत्यमूर्ति भी जुड़े हुए हैं। सत्यमूर्ति, उसके अलावा आपके सी एफ एंड्रयूज भी जुड़े हुए हैं। ठीक है? तो 1920s के बाद से वर्कर्स के अंदर बहुत अवेयरनेस आ जाएगी, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, साइड साइड में हम पढ़ चुके हैं कि
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बनेगी, उससे भी वर्कर्स के मोबिलाइजेशन और उसकी उनकी वर्किंग में बहुत फर्क आएगा। और एक ट्रेड यूनियन एक्ट आएगा 1926 का, जो ऑब्वियसली उनकी एक्टिविटीज को कर्टेल करेगा, उनकी एक्टिविटीज को रोकने की कोशिश करेगा, उनकी एक्टिविटीज को मतलब आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ट्रेड यूनियन एक्ट जो 1926 का आया, उसने बोला कि भाई ट्रेड यूनियन अब लीगल है, क्या रेगुलेशन होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन भी लगाया, यानी कि लीगल भी कर दिया उनको कि भाई आप हो, लेकिन उनकी लिमिट सेट कर। ओके। एआईटीयूसी ने साइमन कमीशन का सपोर्ट किया कि बायकॉट किया, बताओ। इन्होंने सर आचल जी, राजीव जी, बायकॉट ही करेगी सर, सपोर्ट क्यों करेगी? अन्नू जी, बिल्कुल उसने उसका बायकॉट किया। ठीक है। और जैसा आपने बॉम्बे में जो ये चौल है, चौल कल्चर, ये आपके वर्कर्स के लिए बना था। चौल कल्चर जो है वर्कर्स के लिए बना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बंगाल में जूट वर्कर्स जो थे वो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, है ना, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के एरिया से पूरे कॉन्सेंट्रेटेड थे। जमशेदपुर में क्या होगा 1928 तक, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो 1907 के आसपास या उसके हमारा जो है वो फैक्ट्री स्टार्ट हो गई थी। और 1928 तक जमशेदपुर में लेबर यूनियन भी बन चुकी थी और 20,000 से ज्यादा वर्कर्स भी थे। फर्स्ट मे डे, क्या होता है मे डे बताइए? मई दिवस किसको कहते हैं रोहित? मजदूर दिवस हो जाएगा सर। बिल्कुल, मजदूर दिवस। फर्स्ट मे डे इंडिया में कब बनाया गया? 1923 में। और ये किसने बनाया? सिंगारेवेलु चेट्टियार। कौन है ये सचिन जी? सर ये सीपीआई के हैं सर। जो हाँ जो बिल्कुल। कहाँ से थे? हेलो कहाँ से थे? हाँ सुन गया, कहाँ से थे? सर, ये इससे थे, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया ये। अदर्न पार्ट ऑफ इंडिया क्या होता है? सर तमिलनाडु वाले रीजन से आते हैं। जगह का नाम बोलो, कौन सी सिटी? चेन्नई सर में। मद्रास। मद्रास सर। मद्रास। तो मद्रास से तो चेन्नई बनी बाद में। नहीं तो ये बनी बनी तो सब कुछ सब है ना, जो बोला जाए उतना बोलना है ना। ओके। मद्रास से थे ये, चेन्नई बोलने से नहीं होगा। हिस्ट्री की बात हो रही है, हिस्ट्री में जगह की और उसके नाम की और उसके नॉमेनक्लेचर की इम्पोर्टेंस है। सीपीआई के कारण एआईटीयूसी में स्प्लिट हो जाएगा। एक ग्रुप ज्यादा रेडिकल बनना चाहता है, एक ग्रुप कम रेडिकल बनना चाहता है, और जो ज्यादा रेडिकल बनना चाहता है वो सीपीआई को ज्वाइन कर लेगा। इसीलिए कई बार स्प्लिट होगा। पहली स्प्लिट जो होगी वो 1929 में होगी। प्रेसिडेंट कौन है उनके? जवाहरलाल नेहरू। और इसी बात पे होगी कि साइमन कमीशन को बायकॉट करेगी नहीं करे। तो एक ग्रुप कहेगा नहीं करना चाहिए, एक ग्रुप कहेगा करना चाहिए। तो जो ग्रुप कहेगा नहीं करना चाहिए उसका नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। इसका मानना था कि बायकॉट नहीं करना चाहिए, हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन किसके अंडर में था? ये बीबी गिरी। कौन थे बीबी गिरी सचिन? ये भी सीपीआई के लीडर थे सर, वीवी गिरी। हाँ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली थे सर। अरे भैया, बीबी गिरी कौन थे बताओ? तुम में से बीबी गिरी का नाम किसने सुना? रोहित?
नहीं पता चला। मैं उठक बैठक कर लो तुम लोग खड़े होके, पता है तुम्हें? तुम्हें भारत के राष्ट्रपतियों का नाम भी नहीं पता, तुम्हारा होगा क्या? उपराष्ट्रपति के लिए इसको नॉमिनेट किया गया था 1999 में सर। 1999। कहां से हो गया यार? एक आदमी जिसकी हम बात 1930 में कर रहे हैं सचिन, है हाँ 1930 सर। में हम बता रहे हैं कि भाई 1930 के बाद 29 में नेहरू है, और साइमन कमीशन 1927 में आ रहा है। साइमन कमीशन 1927 में आ रहा है, और ये चाहते थे कि भाई 1929 में कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो है उसको बॉयकॉट करें कि नहीं करें 1929 में। और आप कह रहे हो 99 में जो है प्रधानमंत्री सर राष्ट्रपति के लिए। अगर रहते सर दो नाम थे, उनमें कंफ्यूज कर गया, लॉजिक नहीं लगाया, गलती हो गई। तो वीवी गिरी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। तो पहला स्प्लिट हुआ 1929 के बाद, साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के बाद कुछ कुलबुलाहट सी हुई। रॉयल कमीशन ऑन लेबर आ रहा था, तो उसको बॉयकॉट नहीं करना है, हमारे लिए कुछ प्रसाद लेके आएंगे, इसीलिए आधा ग्रुप बोला करेंगे आधा नहीं। फिर जो है उससे भी जो बचे हुए थे उनसे भी निकल गए बाकी। उन्होंने बोला भाई हम तो कम्युनिस्ट आइडियाज फॉलो करेंगे, तो उसको कहा गया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1935 के बाद ट्रेड यूनिज्म आगे बढ़ गया, पोस्ट 1935। इसीलिए जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी 1937 में, तो वर्कर्स को बहुत फायदे हुए। क्या फायदे हुए? वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी की बात की गई, वर्कर्स के लिए लेजिस्लेशन बनाया गया, गवर्नमेंट ने जो है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट इंक्वायरी कमेटी बनाई, जैसे कानपुर लेबर इंक्वायरी कमेटी। तो संभालने वाले कौन सज्जन थे? तो संभालने वाले सज्जन थे बाबू राजेंद्र प्रसाद, बीआरपी। तो यानी कि पॉजिटिव काम भी हो रहे हैं। कांग्रेस सिंपैथेटिक थी, उन्होंने क्या बनाया? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना दिए, शॉप असिस्टेंट एक्ट बनाया, मेटर्निटी के लिए बना दिया। लेकिन इसी बीच में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो आप कह लीजिए वर्कर्स ऑफ बॉम्बे जो थे वर्ल्ड में सबसे पहले थे जो स्ट्राइक पर गए। ठीक है जी, समझ आ रही बात की नहीं आ रही मेरी? राजीव हाँ जी सर। समझ आ रहा है? हाँ जी सर। तो बताइए एआईटीयूसी के पहले प्रेसिडेंट का नाम? लाला लाजपत राय सर। अरे आप क्यों बोल रहे हो भाई? आपके लेवल का क्वेश्चन आएगा, बताओ, इतना ही शौक है तो। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सीपीआई ने क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या किया, बताओ सचिन? सर सीपीआई पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब ज्यादा जोर शोर से क्विट इंडिया मूवमेंट में क्यों? नहीं करेगा। उसका रीजन ये था कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक तो करते सपोर्ट, लेकिन उसके बाद उनके आइडियाज ये थे कि वो नेशनलिज्म से ऊपर अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है वर्कर्स के, उनको लेके चलते सर, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ये तो गोलमोल है। मुझे ये बताओ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया, उससे पहले सीपीआई क्विट इंडिया मूवमेंट और नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करने को तैयार था। लेकिन जैसे ही रशिया पे अटैक हुआ, जर्मनी ने अटैक किया, तो सीपीआई ने बोला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कैरेक्टर बदल गया है, क्योंकि अटैक रशिया पे हुआ है और रशिया जो है कम्युनिस्ट का गढ़ है। तो अब ये वॉर जो है रशिया को बचाने के लिए हो गया है, क्योंकि रशिया और इंग्लैंड, रशिया और ब्रिटेन एक ही ग्रुप में है। इसीलिए अब हम रशिया का सपोर्ट करेंगे, तो एंटी इंपीरियलिज्म के हम फेवर में नहीं हैं। हम एंटी इंपीरियलिस्ट अभी नहीं बन सकते। समझ आई बात? यस सर। बात समझ में आएगी नहीं आई? आगे सर। कि राजीव का ये कहना है कि भाई सब लोग लाइन से चलो,
किसी को लाइन काट के खाना नहीं मिलेगा, लेकिन जब अपनी बारी आई, अपने को भूख लगी, तो फिर बोला गया लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से हम खाना खाएंगे। सर फिर बाद में आप कह रहे हो कि कोई नहीं बोलता, एक जगह रुकते भी नहीं है सर। हैं? ओके सर। क्या बोला? कह रहा हूँ ओके सर। नहीं नहीं, बोलो आप क्या बोल रहे हो। तो करेक्टर हो गया वॉर का चेंज, बात समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन मुझे बताओ राजीव कि वर्कर सीपीआई की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सर नहीं मानेंगे। हेलो? मानेंगे सर, क्यों नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, बिल्कुल सही बात। देखा, यही तो बात है, ऐसे नहीं चलता ना। वर्कर नहीं मानेंगे और वर्कर क्विट इंडिया वर्कर मूवमेंट नहीं में मानेंगे। पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल सही बोला, बहुत हद तक वर्कर नहीं मानेंगे। और अंडरग्राउंड लेवल के ऊपर, अंडरग्राउंड लेवल पे कम्युनिस्ट भी क्विट इंडिया मूवमेंट का सपोर्ट करेंगे। है सचिन, करेंगे। हाँ, ये है ना करेक्टर करेंगे समझने वाली बात। हाँ, करेंगे। लेकिन ब्रिटिश ऑब्वियसली चाहते कि ऐसा ना हो, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कमोडिटीज की बहुत सारी कमी है। ठीक है बॉस, ये तो सारा हो गया वर्कर का। 1947 तक मैंने आपको बता दिया, बोलूंगा मोटा मोटा हमने कर लिया। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं, वो हम जब 1940s के बाद जाते हैं तब देखते हैं। अब मुझे ये बताइए, जो पीजेंट्स थे उनकी प्रॉब्लम क्या थी? पीजेंट्स को क्या प्रॉब्लम है? रोहित, एक प्रॉब्लम बता जल्दी से। सर एक तो एक्सप्लॉइटेशन ही आएगा इसमें भी, इनका भी। मूल मूल मत बुलाओ ना, एक्सप्लॉइटेशन तो सभी सबका करना। एग्जैक्ट। जमींदारी। वेरी गुड सचिन। सचिन जी यस सर। बोलो ना यार, जल्दी से। सर वो पीजेंट्स है, उन पे लैंड नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी यही है सर। तो उनको रेवेन्यू देना पड़ता है काफी ज्यादा, रेवेन्यू सिस्टम में दबे हुए हैं सर। वॉइस काफी ब्रेक है, अच्छा, मतलब क्लियर नहीं रेंट। समझ पा आपकी मेरी भी ब्रेक हो रही है रोहित वॉइस? यस सर जी, यस सर। मजा नहीं आ रहा यार क्लास में ऐसे तो। सर एक चीज और पूछनी थी मुझे, मैं याद नहीं कर पाया, रिकॉल नहीं कर पाया। सर आपने कल एक चीज लास्ट लेक्चर में बताई थी कि ये एक शब्द कहे थे कि जो जोतेगा वही खेत करेगा, मतलब इस तरह से। वो शब्द किसके थे सर? ये जो है किसान मूवमेंट, जो ऑल इंडिया किसान मूवमेंट बनी, यस सर। और कांग्रेस ने जब लखनऊ से किया। आवाज आ रही है ना मेरी? ब्रेक तो नहीं हो रही? हुई थी सर अभी। ब्रेक तो है सर। भरतपुर से ब्रेक ही तो हो रही ब्रेक है है, बार बार। कमाल हो। अब हो रही है? सर जब आप पढ़ाने लगते हो ना, एकदम तो फ्लो में आ जाता, मतलब चल रहा होता लेक्चर, तो बीच में होती है। जैसे आपने बोला एआई की सभा, तो एआई की लिखते ही ना, मतलब सर आवाज करने लगी आपकी। लखनऊ बिल्कुल समझ में नहीं आया, लास्ट में पूर्व समझ में आया सिर्फ सर, फेजपुर का पूर्व। मैं समझ गया, ठीक है, अब क्या करना है? मीन्स देखो, मुद्दे की बात ही पे ब्रेक होती सर, वैसे ब्रेक नहीं होती। ये जब मुद्दे की बात होती है ना पीक की, जब भी ब्रेक कर जाती है। कमाल है भाई। चलो कोई नहीं, इसका इलाज करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब लखनऊ और फैजपुर में रेडिकल एग्रेरियन सिस्टम की जब बात की गई ना, तब ये बातें उठी थी, और उसके बाद से चीजें बदली। लखनऊ सेशन हुआ था और फैजपुर सेशन हुआ था, दोनों 1936 के हैं। ठीक है जी, दोनों 1936 के सेशन है। लेकिन मैंने तुम्हें कई शब्द भी बताए थे, जैसे मैंने एक शब्द बताया था भाई, ये हाँ सचिन जी, ये वर्ड बताया था ना मैंने? क्या सर, कौन सा? देखो लिखा है बोर्ड पे, बताओ इसका मतलब क्या है? अबुआब। हाँ, यानी इलीगल सेस देना,
कभी सब्जी दे देनी है, कभी अनाज देना, कभी कुछ देना, कभी कुछ देना, ये सारा का सारा जो है वो है, ये सारा का सारा इलीगल किसान के ऊपर बर्डन था। मैंने बाबा रामचंद्र के बारे में बताया था, किसी को याद है? बाबा रामचंद्र सचिन जी। सर इससे जुड़े हुए थे किसानों की समस्या से, इससे फिर बाद में हाँ, इंसान पे कराया था सर आपने। कुछ तो बताओ, बाबा रामचंद्र कहाँ से थे? ये सर सदर्न इंडिया में से ही। साउथ से तो इम्पॉसिबल, साउथ से नहीं थे, दैट्स इम्पॉसिबल, दैट इज रॉन्ग। वो यूपी से थे, मैंने बताया भी था, अवध रीजन से थे। और वो जो है जमींदार और ताल्लुकदार, इनके अगेंस्ट थे, उनकी बॉन्डेजेस के अगेंस्ट थे। हमने एक और बात की थी अभी एनसीएम में, अगर आपको याद हो। राजीव मुझे बताइए, मदारी पासी ये कौन था? नहीं पता सर। 1922 के आसपास, बताओ सचिन, कौन था मदारी पासी? नहीं ध्यान आ रहा सर। मदारी पासी, बात नहीं, मदारी पासी ने एक्का मूवमेंट की थी, ये याद आई? अब याद आई? यस सर। रेडिकल पेजेंट लीडर, रेडिकल पेजेंट लीडर थे ये, ठीक है। मैंने बिहार की बात भी की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक नाम मैंने बताया था, अगर आपको याद हो। रोहित अभी भी कट रही है? सर अभी तो सही चल रहा है, वो बहुत कम कट रही है। तो मतलब अभी भी थोड़ी सी तो ठीक है, अगली बार तक मैं। वॉइस क्लियर नहीं है, मतलब वो इसमें वो है सर। यार कुछ तो ऐप ऐप में है, ये मैं क्या बताऊं इसमें अब। मेरी कोशिश है कि आपको, मैंने तो माइक भी एकदम हटा दिया है, इसीलिए माइक भी मैं अपने मुंह के पास ही ले आया हूँ, क्योंकि हमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं पहले। आई है पहले रोहित? नो सर, पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने अराउंड 25-26 क्लास करी तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 25-26 क्लास तक तो। उसके क्या बाद ही प्रॉब्लम हुई है सर। कमाल है, मैंने तो कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी। सर उसके बाद ही प्रॉब्लम आने लगी है क्लासेस में। डोंट वरी, वी विल फाइंड ए सॉल्यूशन वेरी सून। तो बिहार के जैसे ये थे, ये लीडर थे, बड़े लीडर थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, बिहार में लोकल लीडर लीडर लेवल पे एक लीडर थे, स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद, उन्होंने भी कॉमन लैंड को बचाने में मदद की। और राजा ऑफ दरभंगा, जो जैसे छोटे छोटे राजा होते हैं, ऐसे ही राजा ऑफ दरभंगा एक थे, उनके खिलाफ मोर्चा खोला। और उन्होंने किसानों को जमीन, चराई और कॉमन यूज के लिए दिलाने में मदद की। ऐसे ही बंगाल में पेजेंट्स ने क्या किया? नो टैक्स, नो टैक्स मूवमेंट की उन्होंने। और उन्होंने यूनियन बोर्ड के टैक्सेस देने से मना कर दिया। ठीक है जी। मिदनापुर वॉज द मेन सेंटर ऑफ एजुटेशन। मिदनापुर कहाँ है? मिदनापुर सचिन? सचिन मिदनापुर कहाँ है? राजीव, सर यूपी। कम ऑन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सचिन जी आप बताइए। नहीं आ रहा ध्यान से। यार कमाल हो गया। बैंगलोर। मिदनापुर कहाँ है?
फेमस है। हद हो गई। ऐसे ही आप समझ लीजिए, मैंने बिहार बता दिया, बंगाल बता दिया, यूपी बता दिया, ऐसे ही मालाबार। सर महाराष्ट्र। हाँ महाराष्ट्र मालाबार सर। तो पूरा तट हो जाएगा सर, मालाबार। हाँ बिल्कुल पूरा तट है मालाबार। वहाँ जो मुस्लिम पेजेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं? पीजेंट से कहेंगे सर, और क्या कहेंगे? मुस्लिम पेजेंट्स को क्या कहते हैं? गुलाम। क्या भाई? गुलाम? गुलाम या कैसे बोल सकते हैं? बोले बोले मुस्लिम। या फिर सर मालाबार में मुस्लिम। नौकरशाही। हाँ? नौकरशाही। नहीं यार, ये सब वर्ड क्यों है? मोपिलाज नहीं वर्ड पता आपको? इसको मापिला भी कहते हैं, मोपिला के साथ साथ। याद आया सबको? सचिन जी याद आया? यस सर। पढ़ा है सर हमने पहले ही। हैं? मोपिला रिबेलियन। हाँ, बिल्कुल कर चुके हैं हम, इसीलिए तो आपको एक हफ्ते का रिवीजन दे रहा हूँ। सर आई थिंक ये वही है और जो पूरी जमींदार के देखभाल बाद करो। वो रिवोल्ट कर। हिंदू 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 जमींदार के अगेंस्ट जो रिवोल्ट थे। जमींदार दुखी हो जाता है बहुत ज्यादा ये। हाँ रोहित। ये जो मोबिला थे सर, ये हिंदू जमींदारों के मतलब उनके अत्याचारों से दुखी हो जाते हैं, फिर उनके खिलाफ ये रिवोल्ट कर देते हैं। बिल्कुल। और बाद में अंग्रेज इसको कहेंगे कॉम्युनलिज्म। तो मोपिलास को हजारों की संख्या में पकड़ पकड़ के मारा जाएगा, हजारों की संख्या में, और जेल में भी डाल दिया जाएगा। और इतना तगड़ा उनको दबाया कुचला जाएगा कि नेशनल मूवमेंट में भी बाद में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसे ही बारदोली सत्याग्रह था। क्या था सचिन जी? यस सर। पहली बार हम बारदोली सत्याग्रह की बात कब करते हैं? सर हम करते हैं इनके, ये बता, थोड़ा ये बताइए सर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने इसमें उनका प्रतिनिधित्व किया था, और अरे भाई, इनको। मैंने पूछा पहली बार हम बारदोली सत्याग्रह की चर्चा कब हुई पहली बार? सर सर तो 1921। नहीं सर, पहले करेंगे। 19 क्या बोलो राजीव? 1920? 21 सर। वेरी गुड। 21 कि 22? 22 शायद। क्या 22 में ऐसा? सचिन यस सर। बोलो ना यार, भूल गए इतनी जल्दी? सर मैंने थोड़ी हिस्ट्री तो पता है सर कि ये उनका था, श्वेतों का, और फिर अरे वो सब तो ठीक है, वो सभी को पता होगा। मैंने तुम्हें ये कहा था 1922 में चौरी चौरा से पहले गांधी जी ने वादा किया था कि मैं बारदोली से सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चालू करूंगा। यस सर, उन्होंने नहीं कर पाए थे, पर लेकिन वो कर नहीं पाए, तो वो अब जाके हो रहा है, वो 6 साल बाद उसके। ओके। इसीलिए इसको कहते हैं बारदोली वॉज चाइल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन। बारदोली क्या है? बाकी स्टोरी तो सर तुम्हें। नॉन कॉर्पोरेशन का चाइल्ड क्यों होगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का चाइल्ड होना चाहिए। उन्होंने तो ये कहा था कि मैं बारदोली से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करूंगा। नॉन कॉर्पोरेशन तो ऑलरेडी चल रही थी तब। 5 फरवरी को, 5 फरवरी को चोरा चोरी हो गया, ये पढ़ाया था, मतलब ये पढ़ा था। अरे एनसीएम आई। एनसीएम, हाँ हाँ, एनसीएम आई, एनसीएम के बाद बारदोली हुआ, मतलब बारदोली की बात की गई, नहीं यस हुआ। सर। और बारदोली के बाद सीडीएम हुआ, तो कौन किसका चाइल्ड हुआ? बारदोली सीडीएम का चाइल्ड है कि सीडीएम का फादर है? सीडीएम का फादर है सर। फिर आप बाप को बेटा बना रहे हो यार। ओके सर। और ये तो आप बता ही रहे हो, जो आप कह रहे हो कि बारदोली के अंदर जो है 1927 के बाद लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया जाएगा। जैसे ही लैंड रेवेन्यू बढ़ेगा, लैंड रेवेन्यू बढ़ गया, जबकि कॉटन के प्राइसेस गिर गए थे।
कॉटन के प्राइस गिर गए, लैंड रेवेन्यू बढ़ गया। तो कांग्रेस लीडर ने जो है फटाफट से प्रोटेस्ट किए, और उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने बना दी बारदोली इंक्वायरी कमेटी। ठीक है जी, उन्होंने बनाई बारदोली इंक्वायरी कमेटी। साथ में क्या शुरू की, बारदोली सत्याग्रह पत्रिका। ठीक है जी, साथ में बना दिया एक इंटेलिजेंस विंग। ठीक है, एक इंटेलिजेंस विंग बना दी साथ में, ताकि वो नजर रखेगी कि सारे के सारे टेनेंट जो है वो सत्याग्रह को फॉलो करें। जो मना कर रहा है उसका कर दिया गया सोशल बॉयकॉट। वुमेन और ट्राइबल, इन पे खास फोकस किया गया। कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी, इन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन भी कर दिया। अब आप मुझे बताओ, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया जो भारत में सब जगह है? बताओ राजीव। हेलो। हाँ जी सर। कौन सा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया है जो पूरे भारत में है? सर जुडिशरी। भारतीय विद्या भवन, सुना है नाम? भारतीय विद्या भवन सर। सुना है कि नहीं सुना? सर एक तो उसी हिसाब से जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो। नालंदा तो बिहार में है, वो तो अलग है, वो तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। ठीक है जी, तो सब जगह हो रहा है कुछ कुछ। बंगाल में क्या होगा? चौकीदारी टैक्स के अगेंस्ट कैंपेन होगा। आंध्र प्रदेश में क्या होगा? एनजी रंगा, नाम बताया था ना मैंने सचिन। यस सर। एनजी रंगा साहब जो है वो स्कूल खोलेंगे, पावरफुल एंटी जमींदारी स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे। केरला में क्या बनाएंगे प्रेजेंट? कृषक संगम्स, जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, उनके वहां संगम बनेंगे। पंजाब में कम्युनिस्ट होंगे, और कीर्ति किसान ऐसे करके जो मैंने पहले भी आपको वर्ड बताया था वो होगा। फॉरेस्ट सत्याग्रह आंध्र प्रदेश में होगा, महाराष्ट्र में होगा, उत्तराखंड में होगा, सेंट्रल प्रोविंसेस में होगा। यहाँ सब जगह क्या होगा? फॉरेस्ट सत्याग्रह। जैसा मैंने आपको अभी बताया, स्वामी सहजानंद सरस्वती फाउंडर थे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के। और एनजी रंगा तो पायनियर थे ही।
जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस ने सेशन में एग्रेरियन आइडियाज को बहुत वैल्यू दी, बहुत सारे लीडर जुड़े उसके अंदर। जैसे आप कुछ नाम जानते हो, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, इंदुलाल याग्निक, जयप्रकाश नारायण, सोहन सिंह जोश, ये सारे नाम दे रखे विपिन चंद्रा में, कमल सरकार। इन सब लोगों ने मिलके सेशन को कामयाब बनाया। और जैसा हमने कहा था, जो बोएगा वही उसी की जमीन होगी, ऐसी बातों को किया। कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए एक्सप्लॉयटेशन से, जो कि अभी नहीं हो पाएगा। ये भी आप बात ध्यान रखिए, अभी होना संभव नहीं होगा। तो यानी कि भारतीय किसान मूवमेंट ने अपने हितों की रक्षा करते हुए नेशनल मूवमेंट को बहुत सपोर्ट किया। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के टाइम पे भी प्रेसिडेंट ने बिल्कुल तंग नहीं किया। इसीलिए बिहार में क्या चली, बक्सत मूवमेंट। बंगाल में क्या चली, हाट टोला मूवमेंट। हाट टोला मूवमेंट ये कहां चल रही है आपकी, बंगाल में। हाट टोला, हाट क्या होता है, वीकली मार्केट इज कॉल्ड हाट। चलते हैं ना मंगल बाजार, बुध बाजार, सोम बाजार, सुने राजीव? हेलो ये राजीव जी, आवाज आ यस रही है? सर, यस सर, चलते हैं। दिल्ली में भी चलते हैं सर। बिल्कुल चलते हैं। ऐसे ही बुर्दवान सत्याग्रह, ये बताओ मुझे बुर्दवान कहाँ है? बताइए बुर्दवान कहाँ है? सर बंगाल। वेरी गुड। तो बुर्दवान सत्याग्रह में भी क्या है, कैनाल टैक्स के अगेंस्ट मूवमेंट की गई। राजीव, बारदोली सत्याग्रह का लीडर कौन था? सर बारदोली। बारदोली सत्याग्रह का लीडर कौन था? रोहित, नो- बारदोली सत्याग्रह का सबसे बड़ा लीडर कौन था? नोरिशा। क्या, नोरी शाह कौन है? दादा भाई नोरे जी। अरे बाप रे बाप, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नहीं? यहाँ से कौन रहा है? बताओ भाई, सचिन बताओ, बारदोली सत्याग्रह का लीडर कौन था? सर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार की उपाधि वहीं से मिली ना, टाइटल। हाँ सरदार हाँ, वल्लभ भाई पटेल होंगे सर। और टाइटल किसने किसने दिया उनको सरदार का? सर एक वो थी लेडीज, उसका प्रेसिडेंट ने मीराबेन दिया करके सर, नाम। जो लेडीज थी, वुमेन ऑफ बारदोली। महिलाओं ने दिया था। ठीक है। मीराबेन, इस तरह से नाम लेते हैं सर कुछ मतलब। मीराबेन तो गांधी जी की एसोसिएट थी, उन्होंने नहीं दिया। मीराबेन का नाम था सर वल्लभ भाई पटेल मेरी जी ने उनकी स्टेट। किसानों की जमीनें बचाई थी ना, क्योंकि वो अंग्रेज जो टैक्स उनसे ले रहे थे तब। उन्हीं की जो पत्नियां थी, जो महिलाएं थी, उन्होंने उनको सरदार कह के बुलाया था। अभी तो तू पता नहीं क्या कह रहा था अभी तो। सरदार का मतलब सर बड़े भाई होता है ना, इसलिए। नहीं, आपने पहले उत्तर तो कोई और दिया था। थोड़ा सर अब कौन से पेज वो समझ में नहीं आया सर, अटक रही है ना बीच बीच में आवाज भी। हाँ भाई, सभी कुछ अटक रहा है, बस अब सारी चीजें तुम इसी पे ठोल दो, सब कुछ। अब नया एजेंडा है ये, क्यों? इतना भी बुरा हाल नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है सब। तब जब मेन क्वेश्चन आता है ना, ये तभी अटक जाता है।
तो कोई कॉन्स्पिरेसी कर है। रहा है हमारे खिलाफ पाकिस्तान में अभी, जैसे इमरान खान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है ना, आप लोगों के खिलाफ भी कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है? बन गया होगा सर अब तक तो, सर वैसे बहुत। वीडियो आपको वगैरह क्या हो गई लगता है होगी सर, सारी। क्या रीजन थे सर एकदम से ऐसा होने के? कब से एकदम चल काम रही थी? पहले से ही हो रहा था, वो ज्यादा बोलता था वो ना और मिलिट्री को फिर ना कुछ कर रहा था, ये तो होना ही था। होना ही था, फिर वो उसने इंडिया के सपोर्ट में सर ये इतने लेक्चर्स क्यों दिए? नहीं, ये सर सब तो मिस गाइडेंस के लिए, पॉलिटिक्स कुछ। पाकिस्तान सर, पाकिस्तान भी मिसगाइडेंस। पहला देश देखा कि कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री बन जाता है, कभी भी कोई भी सीट से उतार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं सचिन जी। तो मिसगाइडेंस किसको कर रहा था सर, वो नेशन को? अपनी जनता को, और किसको उकसाने के चक्कर में था वो। देखो उसकी जो वोट है ना, वो नॉन रेडिकल वोट है उसके, समझ रहे हो? हाँ, सर एक बार दोबारा बताना। उसके वोट नॉन रेडिकल वोट हैं सचिन जी। ओके सर। उसके वोट जो मदर से जाने वाले, उसके वोट नहीं है। ओके सर, ओके। चेंज उसके, चेंज है, चेंज जिनको चेंज चाहिए, तो वोमेन होंगी उसकी वोटर, ठीक है। अर्बन क्लास, नवाज अर्बन होगी उसकी वोटर। क्या कह रहा है राजीव? नवाज शरीफ का भाई बन गया ना सर वहाँ पे, हाँ, बनेगा ही जो वो। हुआ है। असल में मैं मिला हूँ, एक बार मुझे मौका मिला है पाकिस्तान के अपर क्लास के कुछ लोगों से मिलने का। बहुत पैसा है सचिन, बहुत पैसा। कैसे पॉलिटिक्स में सर? वहाँ के लोगों के पास। अरे पॉलिटिक्स में क्यों, सच पाकिस्तान के अपर क्लास के पास बहुत पैसा है, बहुत रिच है। फिर पाकिस्तान गरीब कहाँ से? पाकिस्तान तो गरीब ही है। वहाँ दूध ही सर 115 रुपए किलो है। अरे हमारे यहाँ भी पहुंच जाएगा, पेट्रोल तो पहुंच ही गया है। सर तो राष्ट्र हित में जा रहा है ना, देश हित में, राष्ट्र निर्माण में क्या दिक्कत? हाँ, तो मैं भी राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ हूँ अपने तरीके से, राजीव को बनाना है हमें तो। सर एक उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी तो इतनी खराब है, तो उतने वहां पे बस सर आप कह रहे हो कि बहुत रिच है, हम्म। तो सर उनका मतलब इनकम ऑफ सोर्स मतलब यही होगा फिर कि वो जो रिच है वो रिच होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो गरीब ही होते जा रहे हैं। तो श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, कुछ हद तक थोड़ा बहुत बांग्लादेश, और हर हाल में म्यांमार, ये सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर एक रिच क्लास है जिसके पास अथाह पैसा है, अथाह। वो तो सर हर एक कंट्री में होता ही है, हर कोई होता है। अपनी कंट्री में एक रिच मैन तो होता ही है, सोसाइटी तो होती है रिचेस्ट की। नहीं सर, इंडिया एक ऐसी कंट्री है, सेंट बेचने वाला भी करोड़ों रुपए रखता है घर के नहीं, अंदर। वाह, क्या बात है रोहित। बट सर तो एक तेरे पास चीज है रोहित समझने, परफ्यूम? हाँ बोलो। अब सर जैसे श्रीलंका में जैसे ये हालात हो रहे हैं, उसके पीछे जो मेन वजह बताई जो मेन वजह है, क्या बोल रहे हो राजीव? आवाज नहीं आई यार, कट गई। रोहित, ये सर, आवाज आ रही है राजीव की? राजीव भाई की आवाज गायब हो गई, मतलब बोलते बोलते आई थिंक हाँ नेटवर्क नहीं सर। होंगे। आ हेलो। गए आ गए। बोलो राजीव, बोलो। मैं सर ये कह रहा हूँ कि जो श्रीलंका में अभी जो हालात हुए ना सर, पूरा मतलब करप्ट हो गया, मतलब पूरा कुछ है ही नहीं वहां पे खाने के लिए, तो उसकी जो मेन वजह, करप्ट नहीं सर मतलब कोलैप्स हो गया उसकी मतलब। तो सर उसमें मेन जो रीजन, मेन रीजन जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि उनकी जो स्कीम्स थी काफी तरह, जो वो मतलब फ्री चीजें बांट रहे थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई और काफी चीजें हो गई, तो उसी से अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में भी कुछ ऐसे अब राज्य हो चुके हैं जो फ्री में चीजें बांट रहे हैं, और उनके ऊपर काफी करोड़ों का कर्जा हो चुका है राज्यों के ऊपर। हाँ, अगर ये फ्री की चीजें बंद नहीं जाएगी बात। तो इंडिया का भी हाल ऐसा मतलब हो सकता है। हाँ नहीं, ये पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट है जो आप पढ़ते हैं ना राजीव जी, उसे कहते हैं सनसनीखेज। हाँ जी। ये पॉपुलिस्ट है सब, ये ऐसा नहीं होता है एकदम से। डेट ट्रैप में फंसा है श्रीलंका, पहले से उधार बहुत ज्यादा ले लिया, एम्प्लॉयमेंट कम हुई, डेट अपने को सर्विस नहीं कर पाया,
और ऊपर से कोरोना आ गया। कोरोना आया तो टूरिज्म खत्म, एक्सपोर्ट खत्म। हाँ, हाँ जी। बस इस वजह से प्रॉब्लम बढ़ गई उसकी बहुत ज्यादा। एम्प्लॉयमेंट तो पहले ही थोड़ी थी। पर अभी सर बीच में अभी श्रीलंका के क्राइसिस के बाद अभी बीच में बैठक भी हुई थी पीएम कैबिनेट की। तो उसमें अब वो कर रहे हैं कि जो फ्री की चीजें दे रहे हैं, जैसे केजरीवाल 300 यूनिट फ्री दे रहा है, ये इनके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं सारे राज्यों के ऊपर। चल ठीक है, थैंक यू। ये तो सर पॉलिटिक मुद्दे हैं, बस आपस में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाले। कोई बात नहीं, हमारे भी तो पत्रकार साहब है राजीव जी, फिर क्या दिक्कत है। अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स की। अब तुम मत कहना किसी को आवाज नहीं आ रही, क्योंकि अब तक अब आवाज तो सही आ है। रही हाँ, अब तो आ रही है सर, सही आ रही है। देख लो तुम खुद। ना ना, मैं इसको, इस मुद्दे को खत्म कर दूंगा इस बार का ब्रेक जो कल से। अच्छा सचिन, कितने कितने चैप्टर करोगे राजीव आप लोग रोज? बताओ भाई राजीव। अगले रिवाइज सर। ट्यूसडे रिवाइज करने का हमने ब्रेक लिया है ना, भूल गए? 7 days में ना सर? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आज तो हो ही गई। तो 1 2 3 4 5 6 8 दिन का, ट्यूसडे टू ट्यूसडे। बताओ सचिन जी, आप बोलो यस सर। क्या क्या करेंगे, जल्दी बताओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सर डेली के 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स कोशिश कर लेंगे। कर लो बस, 3 से ज्यादा नहीं। यस सर। ये सब 3 ही हो पाएंगे, 1.5 घंटे से ऊपर का है पर लेक्चर। 18 21 24 24 रिवाइज हो जाएंगे भाई जब तक। 20 तक कर दो सर, इन्हें 24 मत करो। 20 कर देते हैं, चलो यार। हमारे कितने हुए रोहित टोटल? सर आज को मिला के 32। ठीक है बॉस। अब उसके बाद ब्रेक नहीं दूंगा, फिर साथ साथ में रिवाइज कराना है। हेलो। ठीक है सर, 20 करने हैं ना सर? हाँ, और ओके डेली डेली जो है हमारा जो हिस्ट्री का ग्रुप बना हुआ है उस पर अपडेट मिलनी चाहिए मुझे। मैडम को दो, वो देगी डालेगी। रोहित, यस सर। आप क्लास मॉनिटर हो। ठीक है सर। अपना आपके आपको सब देंगे, या फिर मैडम को कौन कौन दे, मैडम को कौन देगा? सर हम सारे मैम को ही भेज देंगे, क्योंकि हमारा हम लोग मैक्सिमम बच्चों के पास आपस में फोन नंबर भी नहीं है ना किसी का, किसी के पास भी सर। मैडम का नंबर तो है सबके पास। यस सर, सब मैडम को ही भेज देंगे। सर क्या दे रहा है मैडम को? रिपोर्ट कार्ड डेली का। अरे आप जो तो नहीं डेली होने दे। रिवाइज हैं, क्या सचिन? कुछ नहीं सर। अरे यार, खाम खा के मजे ले रहा है यार तू। जिंदगी तेरी खतरे में है यार, तेरे को सोच रही है कि तू अभी दारू पी ले। सर कह रहा है क्या दे रहा है मैडम को। हाँ कोई बात नहीं, ऐसी हैं ये, ऐसे बहुत घूमते हैं सड़क पे। वो ऐश्वर्या राय को ये बोल देना "मुआ", तो ऐश्वर्या राय दिखती भी ना है उस तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक है, पब्लिक का काम है, मीडियोकर होती है पब्लिक। तुम्हारा लेवल ऊपर उठ, सर तुम नीचे जाना चाहते मैं हो। ये पूछ रहा हूँ, नोट्स बना के दे रहे हैं, नोट्स क्वेश्चन क्या आंसर? बनाएगा बे? तू कंटेंट राइटर बनना चाहता है क्या? नहीं वही सर, क्या देना है वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, हर लेक्चर के कम से कम 3 क्वेश्चन रोज लिखने हैं। जो 3 3 लेक्चर तुम कवर कर रहे हो, तो 3 क्वेश्चन लिखो। उस टॉपिक से रिलेटेड 3 3 क्वेश्चन लिख के दो, बस। मंजूर? ओके सर। तभी मिलने आऊंगा मैं उसके बाद फिर। मैडम को देने हैं ठीक है सर ये। सर। सर हाँ दे दो मैडम को, कोई दिक्कत? सचिन जी। नो सर। सर एक टॉपिक पे 3 क्वेश्चन बना के देने हैं। हाँ, क्वेश्चन नहीं देने पे, आंसर देने हैं लिख के। हाँ सर, क्वेश्चन के आंसर बना के देने हैं ना? हाँ, मंजूर है? यस सर। ठीक है सर, ओके। और सचिन जी, जैसा आपको कल बोला है ना, उसी हिसाब से शुरू करो आप। ओके सर। आप करिए भाई, आपको सिंसियर होने की जरूरत है यार, आप बात कर रहे हो, कमाल कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रिंसली स्टेट जो थे वो तो है ही,
1757 के बाद भी रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको पढ़ाया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कराया था ना, यस सर। उसमें हमने की थी स्टेजेस, हमने उसमें 5 स्टेजेस बनाई थी पॉलिसीज की। कि 1740 से लेकर 1765 तक तो स्ट्रगल हो रही थी इक्वलिटी के लिए। 1765 से 1813 तक रिंग फेंस की पॉलिसी बन गई कि चारों तरफ हमारी एसेट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो पहला हो गया स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, दूसरा हो गया पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। पहले बराबर आना है, यानी कि पहले पौधा लगाना है, फिर पौधे को चारों तरफ से घेर लेना है ताकि पौधा खराब ना हो। फिर आएगी पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन यानी कि अब मैं किसी को रहने नहीं दूंगा, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ जाएगा इसके अंदर। फिर जब पता चला भाई नहीं 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 रिवोल्ट भी हो सकता है, तो फिर आ जाएगी आपकी पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन 1935 तक। और फिर उसके बाद 1935 के बाद हो जाएगा पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। ठीक है जी, बात समझ में आई? हाँ, हेलो दीपिका जी, रोहित जी, सचिन जी। यस सर। राजीव जी, समझ में आया? यस तो सर। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्रिटिश ने अपनी पैरामाउंट सी को कामयाब रखने के लिए सब कुछ किया, जो बस चला वो सब करता चला गया। अपनी पैरामाउंट सी को कामयाब करने के लिए ब्रिटिश ने सब कुछ किया। इसीलिए उसने क्या बनाया? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बना दिया उसने इसीलिए, ताकि उनकी पावर पे अंकुश लगा के रखे और उसको डायरेक्शन दे। इन्हीं बातों को समझाने के लिए इंडियन स्टेट कमेटी, जिसको कहते हैं बटलर कमेटी, भी आई 1927, जिसने ये बोला कि ब्रिटिश पैरामाउंसी सुप्रीम है और ब्रिटिश पैरामाउंसी ही राजाओं के भविष्य का निर्धारण करेगी, और वॉइस रॉय है सबसे सुप्रीम एजेंट इंडिया में ब्रिटिश क्राउन की बातों को करने के लिए। जब जब ब्रिटिश को जरूरत पड़ी तो उसने मिस गवर्नेंस के टूल को यूज किया और फायदा उठाया। लेकिन धीरे धीरे जब से ब्रिटिश ने अपने पैर जमाने शुरू किए राज्यों में, तभी से आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टीज भी जन्म लेने लगे। अब मुझे बता भाई राजीव, आवाज आ रही है?
यस सर। अगर मैं एक राज्य हूं किसी राजा के अंडर में, तो मेरे यहाँ डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टी के आइडियाज सबसे पहले कैसे जन्म लेंगे? ए मॉडरेट्स, बी रेडिकल्स, सी एक्सट्रीमिस्ट्स, डी रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरी सर। हाँ रिवोल्यूशनरी। रोहित? मॉडरेट सर। सचिन? मॉडरेट सर। तो तुम कहना चाह रहे हो कि लोग मॉडरेट्स की बातें सुन के डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टीज की बातें करने लगेंगे? सर आपने कहा सबसे पहले तो मॉडरेट एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही है उस टाइम पे आफ्टर 1857। रिवोल्यूशनरी से तो वो सर डायरेक्ट इम्पैक्ट में आ रहे हैं सर। लेकिन राजीव गांधी है, क्योंकि रिवोल्यूशनरी जब स्टेट्स में जाएंगे तो वहां पर छुपेंगे, वो शेल्टर लेंगे, तो वो इन आइडियाज का प्रमोट करेंगे। अगर मॉडरेट से ही प्रिंसली स्टेट में मॉडरेट से ही अगर प्रिंसली स्टेट्स में काम हो जाता तो फिर कोई बात ही क्या थी? फिर तो सारे भारत में नेशनलिज्म एक साथ फैलता। क्या पूरे भारत में? तो सर रिवोल्यूशनरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ रिवोल्यूशनरी की जरूरत नहीं पड़ती सर, अगर मॉडरेट ही सारे काम कर रहे थे तो। नहीं, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि मॉडरेट से नई इंस्पिरेशन होगी, इंस्पिरेशन बाद में। अच्छा सचिन जी, यस सर। नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस यस सर। पहले प्रिंसली स्टेट्स में आएगी कि ब्रिटिश प्रोविंसेस में आएगी? ब्रिटिश प्रोविंसेस में आनी चाहिए सर। बस फिर जब कॉन्शियसनेस पहले वहां आएगी तो मॉडरेट जो है प्रिंसली स्टेट्स को इंस्पायर कैसे कर देंगे? ओके सर। ठीक है, इसीलिए राजीव, रोहित, यस सर। रोहित, यस सर। कांग्रेस एज ए नेशनलिस्ट मूवमेंट, कांग्रेस एक राष्ट्रीय मूवमेंट की तरह है, प्रिंसली स्टेट के मुद्दों को भी शुरू से ही उठाएगी। सही कि गलत? नहीं सर। क्यों नहीं उठाएगी? भाई इतनी आवाजें आ रही है, बोलो ना। घंटी बजी। अरे बोलना रोहित, वो तो बुआ जी किसी और की है भाई, तेरी नहीं। ये सर वो सर जो प्रिंसली स्टेट है वो तो सर अपने जो उनका किंग होगा उसी की बातें ज्यादा सुनेंगे ना सर वो तो सर फिर मैंने क्या क्वेश्चन पूछा रोहित? कि जो जो रिवोल्यूशनरी होगी वो सबसे पहले उनको उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, प्रिंसली स्टेट को, या नहीं उठाएंगे? जो रिवोल्यूशनरीज होंगे? क्या बोला? नहीं नहीं, ये नहीं था। क्या क्वेश्चन था रोहित? कांग्रेस, हाँ जो कांग्रेस होगी सर वो। हाँ बिल्कुल, जो कांग्रेस होगी वो प्रिंसली स्टेट के मुद्दे शुरू से अपने सेशन में उठाएगी कि नहीं उठाएगी, कि बाद में उठाएगी? बता भाई रोहित, वो बता भाई राजीव। सर बाद में ही उठाएगी। बाद में उठाएगी, क्योंकि जब तक प्रिंसली स्टेट का लेवल नहीं आएगा बाकी पूरे भारत के बराबर, तो उनको वो नेशनल मूवमेंट में मर्ज होने को या उससे जुड़ने को नहीं बोलेंगे। उसको कहेंगे अपने अपने राज्यों में रहो और अपने अपने नाम पे लड़ो, और जो है कांग्रेस आपको सपोर्ट करती है, लेकिन आप हमें हमारा नाम लेकर ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपको जो है ऊपर उठने की जरूरत है। आपका अभी जो है लेवल नीचे है, इसीलिए आपको नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस लानी जरूरी है, और उसमें अभी समय लगेगा।
ठीक है। लेकिन जब त्रिपुरी सेशन हुआ 1939 का, क्या हुआ रोहित, कौन था प्रेसिडेंट त्रिपुरी सेशन का? सुभाष चंद्र बोस जी। वेरी गुड। और चेंज आएगा जब कांग्रेस पॉलिसी में, तब वो बोलेगा कि आ जाओ प्रिंसली स्टेट्स और हमारे हम आपसे जुड़ के काम करेंगे। इसीलिए अगला जो स्टेट पीपल कांग्रेस होगा, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस जो होगी या कॉन्फ्रेंस होगी, उसका प्रेसिडेंट कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू जी होंगे उसके प्रेसिडेंट। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भी प्रिंसली स्टेट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बहुत सारी स्टेट्स के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और जब इंटीग्रेशन की बात आई, वो तो हम खैर बाद में करेंगे एक बार, जब स्टेट्स की इंटीग्रेशन की बात आई तो ब्रिटिश ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन लास्ट में उनको बोला प्रिंसली स्टेट्स को कि आप किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया या पाकिस्तान। क्योंकि पोजीशन क्लियर नहीं थी प्रिंसली स्टेट के ऊपर कि क्या करेंगे, या उनको इंडिपेंडेंट रहने देंगे। माउंटबेटन ने बताया कि इंडिपेंडेंस एक्ट ने उसके अंदर ऑब्लिगेशन दिया है प्रिंसली स्टेट्स को कि भाई टेक्निकली इंडिपेंडेंट है वो। टेक्निकली क्या है? टेक्निकली आजाद हो गए हमसे वो, लेकिन नए नेशन के साथ जुड़ के उनका काम करना बहुत जरूरी है और वो अकेले अपना कोई अस्तित्व नहीं बना सकते। इसीलिए सरदार पटेल साहब जो थे, उन्होंने स्टेट मिनिस्ट्री को हेड किया। एक मिनिस्ट्री थी स्टेट मिनिस्ट्री, और उसने प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि पेट्रियटिज्म शो करें। और इसीलिए हम जानते हैं कि बाय परसुएशन, बाय कोएर्शन, कोएर्सिव एक्शन यानी जबरदस्ती, हर तरीके से साम दाम दंड भेद से हमने स्टेट्स को इंटीग्रेट किया, जबकि सारे स्टेट्स के लेवल अलग अलग थे। कश्मीर ने हमें ज्वाइन किया 26 अक्टूबर 1947 को, डेट याद होनी चाहिए। जूनागढ़ और हैदराबाद ने 1948 में ज्वाइन किया, और गोवा, दमन एंड दीव ये आए हमारे पास 1961 दिसंबर। और सिक्किम आप चेक कीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि 1975 तक ही मर्ज हुआ था, वो एक अलग प्रोसेस था। ठीक है जी। तो यहां तक हम करके रोक देते हैं, ताकि अब हम साइमन कमीशन को जब बात करेंगे और उसके बाद हम सीडीएम की बात करेंगे तो हम 1947 तक अपना ले जाके खेल खत्म कर देंगे। हमारा 60% के आसपास से ज्यादा सिलेबस हमारा कवर हो चुका है। बताइए, कोई शक, कोई सवाल, कोई डाउट? राजीव जी। सर एक चीज पूछिए सर, पूछो। कि हमारे इंडिया को आजाद हुए कितना टाइम हो गया सर टोटल? आप बताओ, 1947 से लगाओ। 78। 78 कहाँ से यार, 75 साल जब बन रहे हैं तो 78 ले जा रहा है यार, कमाल करते हो। 75 अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं। बट लेकिन सर, हाँ बोलो। जो हमारी जो गवर्नमेंट थी सर, वो तो बनी थी 1951 में। हाँ लेकिन उससे पहले तो हाँ बोल बोल, चल ये भी तेरे डाउट क्लियर कर देता हूँ, बोल। उससे पहले जो ईयर्स थे उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनकी देखरेख में ही चल रहा था सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। जब इंडिया आजाद हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे। ना तो इतना टाइम था, ना इतना समय था, ना रिसोर्सेज थे। सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स कैसे थे? जो 1945 इलेक्शंस के बाद से मेंबर चूज किए गए थे, उनमें से नॉमिनेट किए गए या इलेक्ट किए गए, ये कह लो।
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपने आप में प्रोविजनल पार्लियामेंट थी, इसीलिए 1951 इलेक्शंस के बाद हम रिपब्लिक एक तरीके से पूर्णतः रिपब्लिक की बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमने पहले राष्ट्रपति चूज किए तो हम जो है रिपब्लिक बन गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं ब्रिटिश की देख रेख में ब्रिटिश बैठा हुआ हेडमास्टर की तरह वो डंडा हिला रहा है और हम सुन रहे हैं, ऐसा नहीं था। जाके देखिए वीडियो, यूट्यूब पे देखिए, मैंने भी एक दो वीडियो डाले थे, उसके बाद मैंने अभी नहीं डाले कॉन्स्टिट्यूशन पे, लेकिन हाउ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली केम इनटू बीइंग की वीडियो देखिए सर वो तो आपको समझ में आएगा कितनी जद्दोजहद और कितनी मेहनत और कितनी बहस हुई। हाँ सर, उसी यही तो मेन मेन प्रॉब्लम यही थी ना सर, कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, तो बन रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था तो फिर आप कैसे रूल कर पाओगे? नहीं, रूल तो आप कर रहे हो, लेकिन रूल करने के लिए आपको अपने देश के हिसाब से एक स्ट्रक्चर चाहिए ना। रूल तो कर ही लोगे, लेकिन स्ट्रक्चर रूल चाहिए, और डेमोक्रेटिक कंट्री बनना है तो हमने कोई ओरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वही कह रहा सर, है? पहले कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना था, फिर उसके बाद इलेक्शन हुए थे ना, बिल्कुल जो वोटिंग के हिसाब से। और बिल्कुल। सर एक चीज और जब जब वोट पीएम के लिए जब इलेक्टेड हुए थे सरदार पटेल, उनको चुना गया था, लेकिन बाद में गांधी जी ने उनको हटा के नेहरू जी को बना दिया था। भाई ऐसा नहीं है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहती थी कि पटेल बने, लेकिन पटेल जो है एक तो ओल्ड थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन तो बहुत अधिक था उनका, लेकिन उनकी हेल्थ परमिट नहीं करती थी। उस समय देश को ऐसे नायक की जरूरत थी जो सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स को एक कटोरे में ले आए और देश को शांति से आगे बढ़ाए। ऑलरेडी हमने पार्टीशन झेला था, तो ऐसे समय में एक ऐसे लीडर की आवश्यकता थी जो विजनरी हो और जो सबको साथ में लेके चले। उसके लिए मैं नेहरू फिट बैठते थे, इसीलिए नेहरू और पटेल ने मिलकर साथ साथ में काम किया। उनमें थोड़े डिफरेंसेस थे, लेकिन उन्होंने डिफरेंसेस को कभी भी अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। और बोलो, अब आप वीडियो ऑन कर लो, रोहित, सचिन। राजीव, नहीं अगले हफ्ते तक तुम देखो साला, मैं लैपटॉप को उल्टा कर दूंगा। अभी तक तो वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस वाले चीजें साथ रख के भी आ रही है आवाज, नहीं आ रही है आवाज, यही करना है क्या जिंदगी में? सही नहीं, सच में नहीं आ रही सर, ब्रेक हो रही है आवाज। मैं कब मना कर रहा हूँ? रोहित, आज तक दिक्कत हुई थी हमें कभी? नहीं सर, मैं बताऊंगा 25-26 क्लास तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। 5-6 दिन से बोल रहा है तू बेसिकली ना। हम लोग सर यही कुछ क्लासेस जो पिछली 7 से 8 क्लास कही हैं उनमें ज्यादा दिक्कत हो रही है। नहीं तो कोई नहीं, इस हफ्ते मैं इसको देखता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने दूंगा, ऐप की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और सर एक चीज मैंने पूछनी थी सर, वो जैसे ही जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक जो और मतलब जो भी रूल चल रहा था वो 1935 के अकॉर्डिंग कर रहे थे हम तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्लू प्रिंट बना के गए थे कैबिनेट मिशन वाले, एक ब्लू प्रिंट बना के दे गए, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए बन गया तुम्हारा, नेहरू वाइस प्रेसिडेंट हो गए और लॉर्ड वेवल और उसके बाद माउंटबेटन हो गए तुम्हारे प्रेसिडेंट, और उसको हम कहते हैं एंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। तो जब बट तक सर सरकार नहीं आएगी वो चलेगी। हाँ बोलो। बट सर अब होता जा रहा है धीरे धीरे ना, हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर किया जा रहा है। अभी अमित शाह जी ने भी तो क्या लैंग्वेज। सर तूने तूने जो है पीली पगड़ी क्यों नहीं पहनी हुई? हाँ, पीली पगड़ी सर क्यों? बस जैसे हिंदी है वैसे पीली पगड़ी पे पागल वाली बातें करता है तू। मतलब तू क्या एक्टिविस्ट है? हैं? नहीं सर, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अमित शाह जी भाई ने से कुछ बोला था नौकरी, सर। यूपीएससी का एग्जाम का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सारे लॉलीपॉप है ये। सर लेना हिंदी देना में बोल, क्यों नहीं है सर? सी सेट खत्म हो पहले जाएगा। लोगों को पहले लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, ऊपर से वो कह रहे हिंदी में बोलो। सर सी सेट खत्म नहीं हो जाएगा फिर, अगर हिंदी लैंग्वेज को अगर ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी तो? तेरे पास अटेम्प्ट बचे हुए हैं, जब तक तेरे पास अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तब तक तो खत्म नहीं होगा। अब देख ले तू। है रोहित?
नहीं होता सर, जंतर मंतर पे लोग बैठ गए तब खत्म नहीं हुआ ये चीजें। मेरा एक स्टूडेंट है, वो गधा लड़की के पीछे भागता रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और साले ने 5 अटेम्प्ट ढंग से नहीं दिए, छठा दे नहीं पाया, खत्म। अब लात मार के स्टेट सर्विस में घुसाया उसको। तो क्या करें उसका? ऐसे नहीं होगा, अटेम्प्ट भी नहीं देगी यूपीएससी। लास्ट आपका अटेम्प्ट स्टूडेंट सर? है। आपका स्टूडेंट सर? किसका? और फिर किसकी कहानी सुना रहा हूं मैं? नहीं सर, ऐसे क्या बहुत है। लगा सर? काम करने वाले बनो भाई। आपके मुंह में क्या है सचिन जी, आपके मुंह में क्या है? कुछ भी नहीं है सर, मुंह में क्या होगा। कुछ तो था यार, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था कुछ। कुछ नहीं होना चाहिए आप लोगों के मुंह में, ऐसे होना चाहिए एकदम। क्वेश्चन सर पूछिए आप कोई। क्या हाँ। छुट्टी पे जा रहे हो क्या सर? कोई छुट्टी नहीं यार, हर एक कोई, तुम काम ऊपर उठाओ, मैं पढ़ाता रहूंगा, तुम कुछ कंसोलिडेट नहीं करोगे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दोगे। मेरा तो ऐसा कोई वो नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूशन आऊं। अप्रैल लास्ट वीक तक आ जाऊंगा मैं। आ जाओ सर। जनवरी से खींच रहा हूं मैं तुमको, जनवरी फरवरी से, फरवरी में स्टार्ट की थी हमने। क्यों भाई? रोहित, फरवरी में स्टार्ट कर दिया था ना? हाँ नहीं सर, फरवरी। मार्च में हुआ है सर। मार्च में स्टार्ट हुआ है। नहीं इतनी नहीं, हाँ, मार्च अप्रैल फरवरी में स्टार्ट हो गया सर, हो गया था फरवरी में स्टार्ट। अब ये कर दो यहाँ तक, ताकि मैं आऊं तुम लोगों से मिलने, तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। ओके। ठीक है, खत्म। ठीक है सर। बाकी जिसको जो बोला है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, पर्सनल इंस्ट्रक्शंस, प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शंस, उनको फॉलो करो। देर तुम्हारी कुछ नहीं हो रही। देर इसलिए नहीं हो रही, होना कुछ भी नहीं है अभी वैसे। तो देर उसकी होती है जिसको कुछ आता हो। जैसे कल सीडीएस का एग्जाम था, उसमें भी मतलब अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे आप ये गदर पार्टी का मतलब, वो गदर पार्टी का मतलब हेड ऑफिस कहाँ, मतलब कहाँ बनाया था। हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं रोहित जी, कुछ फायदा हुआ उसका? ये सब मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमने पढ़ा है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, मैक्सिमम। मतलब 10 में से 9 क्वेश्चन बंदा अटेम्प्ट कर लेगा, अगर जिसने लेक्चर ध्यान से सुने हैं। सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही करा दूंगा तेरे को, तू बहुत अच्छा बच्चा है। सही में जिस हिसाब से हमने पढ़ा है ना सर, उस हिसाब से तो 10 में से 9 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट होंगे सर। नहीं बोल रहा कि तू बोल रहा है कि, इसलिए नहीं बोल रहा मैं कि तू बोल रहा है कि आप सही बता रहे हो इसलिए, वो तो तू नहीं भी बोलेगा जब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने भी इसलिए लेक्चर लगाया सर, मतलब। देखो भैया, ये सबसे मतलब लोअर लेवल है। शुरू वाले दिन ही मैंने बता दिया था। ये तो आना ही चाहिए। ये तो आना ही चाहिए हर हाल में। इसके ऊपर आना है तुम्हें। ये तो आना ही चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। ये तो तुम्हारा लेवल अपने आप आना चाहिए। समझो अपने आप, फिर जहां प्रॉब्लम तुम्हें आए वो पूछो, उसको ट्रेनिंग कहते हैं। अब यहाँ तो ये है कि भैया डायपर भी हम ही पहनाएंगे, गोदी में भी बिठाएंगे, दूध भी पिलाएंगे, क्लास क्लास, तो तुम्हें साला फिर उसके बाद चुप भी कराएंगे, फिर लॉलीपॉप भी दी जाएगी, तो तेरा साले सिलेक्शन होगा कभी ना हो, 10 जन्म में भी ना हो। ऐसे नहीं होता। आपको बनना पड़ेगा, सोच आपको समाज से अलग बनना पड़ेगा। समझे? कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इसीलिए कोई छुट्टी उट्टी नहीं भैया, काम है बहुत करने को। मतलब तुम्हें काम करने को दिया जाए तो हमारी छुट्टी हो गई है, और तुम्हारी अब तक जो नहीं छुट्टी सर, उसका क्या होगा? जो शशांक आप सर कह रहे थे सर, शशांक सर बता रहे थे सर कि आप बुक रीड करते हैं, कोई बुक पढ़ रहे हो आप? हाँ, वो तो देखो एक्स्ट्रा वर्क तो कुछ रुके हुए हैं। 2-3 बुक्स में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं उनको जरा पूरा भी कर लूंगा एक हफ्ते में। थोड़ा काम आगे बढ़ जाएगा। और हाँ। सर नहीं सर, बुक एक बना। दिन शशांक सर पूछ रहे थे सर कितने दिन तक क्लास चलेगी, तो मैंने बताया सर को कि 1 वीक का टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए, सर ने दिया है। तो शशांक सर भी कह रहे थे कि बहुत अच्छी चीज है कि तुम्हें 1 वीक का टाइम मिल रहा है, उसके बाद तुम्हारे जो कंप्लीट डाउट होंगे तुम सर से पूछ सकते हो। कि बहुत अच्छा है, मतलब एक तरह का इनिशिएटिव लगा लो कि जो भी बहुत अच्छा आइडिया है ये, कि पढ़ो सारा, फिर दोबारा डाउट कंप्लीट कर लो। यार, मैंने तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन होते हुए देखा है जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है एक बार भी। समझ रहा है रोहित? एक बार भी सिलेक्शन पूरा नहीं हुआ है, पीटी भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू भी निकल गया, रैंक भी आ गई, और वो हम्बल ही रह गए, बस हम्बल। और ऐसे भी देखे हैं, 6 बार रिवीजन हो गया, 8 बार रिवीजन हो गया। और क्या करूं, और वो वही अटके हुए। सर ये कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? कामा सूत्रा। फालतू बात है। ये देखो बहुत सारी बुक्स है मेरे पास, तो
टेबल पे ही रहती है मेरी। 2, 3, ये सर वो है रिवोल्यूशनरी के ऊपर। 200। मेरे पास इस कमरे में 300 से 500 किताबें रखी हैं। ये एक कमरा है सिर्फ, एक रूम में। और इतनी तो मैगजीन्स है, नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की, जिनको एक बार देखना है, जिनमें से निकालना है। अभी तो फिर अपने बच्चों को आप कुछ आइडिया बता पाते हो? तो कैसे बताओगे? ये बाबा बाबा और इनको देख के बताया जाएगा? कुछ नहीं होता इनसे, एक का पेपर भी नहीं निकलता है। यूपीएससी बहुत आगे है इनसे। कौन सी बुक नहीं यार, बहुत कुछ है करने को, मैं कर रहा हूँ। काम रुक जाता है बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों से जुड़ के समझ के मुझे बस एक ही चीज समझ में आती है कि हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। अगर वो सिंसियर अपना बेस्ट दे सकता है तो पेपर निकाल सकता है। 1-2 साल की मेहनत होती है, बहुत ज्यादा। बस ईमानदारी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और किसी को कुछ कहना है तो तो अब सर तक का। इसमें हाँ बोल भाई। सर दिल्ली में इतने बंदे बैठे रहते हैं, वो कहते हैं 6 अटेम्प्ट हो गए, 3 हो गए, मेंस हो गया, ये हो गया, उनका क्यों नहीं निकलता सर? अगर वो बेचारे वहां बैठे रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं इतनी। क्योंकि वो बेचारे हैं, तूने कहा ना। है क्या तूने कहा? जिसको देख के आपको बेचारे की फीलिंग आती है, उसका पेपर कभी नहीं आएगा। जिसको देख के आपके पेट में दर्द होता है और आपका टॉयलेट भी निकलने जैसा हो जाता है और आपका बात करने का मन भी नहीं करता, वो शायद पेपर निकाल सकता है। आदमी अपने जैसे आदमी को ढूंढता है। हम जैसे होते हैं हम वैसे ही ढूंढना चाहते हैं सामने वाले। तो 90% लोग पेपर देने के लिए नहीं बने हैं, वो पेपर के साथ खेलने के लिए, पेपर खेलने के लिए बने हैं। हैं? सूरज है तू, मेरा तो सर चंद्रमा इसमें है इसमें हम क्या चीज ले सकते हैं सर? उनके पास डायरेक्शन नहीं है, या फिर उनको सही। हैं? तो इस चीज में सर हम क्या ले सकते हैं? उनके पास डायरेक्शन नहीं है सही, या फिर कुछ चीज छूट रही है, या फिर कोई कहीं ना कहीं कमी है, क्या हो बहुत सकता है? सारे हैं। अपना आलस, अपना स्वार्थ। सबको पता होता है मैं कहाँ गलत व्यवहार कर रहा हूँ, मैं सही, सबको पता होता है। लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते। अपना व्यवहार बदलिए, अपनी सोच बदलिए। सिंसियर बनिए, सिंसियर बनिए। फालतू बात करना, फालतू काम करना, फालतू उंगली करना, सब छोड़ना पड़ेगा। और वो कोई नहीं छोड़ना चाहता। आईएएस साला, बात साला आईएएस साला, मैं ही नहीं रहूंगा आईएएस बन के, क्या करूंगा? मजा जब है ना, जब मैं टपोरी भी हूं और आईएएस भी बनूं। बाइक ही यूं नहीं चलाई और साथ में आईएएस ही नहीं बना तो फिर क्या जिंदगी है? किसी बाइक से सांप ही नहीं बनाया सड़क पे। क्या? हाँ बिल्कुल। बाइक से सांप ही नहीं बनाया। सड़क पे सांप ही नहीं बनाया तो फिर कैसा आईपीएस? बोरिंग होता है ना वो। जैसे सिगरेट को लोग बोलते हैं, सिगरेट सिगरेट से शिवरिंग आती है, सिगरेट से करेज आती है, सिगरेट से रोमांस होता है। जबकि होता उससे सिर्फ कैंसर है। गुटखा सिगरेट से सिर्फ कैंसर होता है। जैसे विनोद खन्ना जैसे को देख लो, क्या हाल हुआ था। इतने बड़े महान हस्ती थे, मैं तो मिला था उनसे। क्या लंबे चौड़े, गुरदासपुर के, क्या मतलब जब एमपी थे वो यार, मतलब गजब पर्सनैलिटी। अमेजिंग, अमेजिंग, मतलब अमेजिंग। हाँ सर, ये तो है ही। मानव जीवन मतलब गजब है। तो काम की चीज कीजिए। जानबूझकर मैं ब्रेक दे रहा हूं ताकि यार मुझे भी कुछ समझ में आए कि आप लोगों में से कोई अगर किसी को कुछ कराना है तो कैसे कराया जाए, क्यों कराया जाए, और फिर आप लोगों को उतना ही भाव दिया जाए जितना जरूरी है ना? तो चिंता ओके सर। मत करो, ध्यान लगा दो। कोई डाउट है उसको लिखते जाओ। सारे दिन को करके डाउट को ग्रुप पे भी लिख दो, क्वेश्चन को मैं आंसर भी दे दूंगा। सर एक कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा मतलब कर दो, इसको थोड़ा जी बोल। सॉल्यूशन बताओ इसका मेरे को सर। नोट्स बनाने में मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि नोट्स अवेलेबल है ऑलरेडी और सारी चीज है सर, तो मतलब नोट्स बनाने में क्यों टाइम वेस्ट किया जाए? तो तू मेंस का एग्जाम भी मत दियो ना। तू नहीं, बात, आंसर राइटिंग बाबा, होनी चाहिए सर। करनाल बाबा, जितने बाबा है उनको ज्वाइन कर लियो। सर मेन मैं कह रहा हूँ आंसर राइटिंग अलग हो गया। आंसर ऐसे राइटिंग तो सर अलग। आपके अपने खुद के कुछ तो होना चाहिए। कुछ खुद तो होना चाहिए। ना आपकी ग्रामर बनेगी, ना आपके विचार निकलेंगे, और आप सोच रहे हो आंसर राइटिंग अलग हो गया। अरे भाई, ग्रामर एबीसीडी नहीं लिखवा रहे। चलो एक और चैलेंज।
तुम में से जितने भी यहाँ तुम्हारे इंस्टीट्यूट में है, मेंस के हर जीएस 1 2 3 4 का एक एक आंसर भी लिख के दिखा दो, एक एक आंसर भी ढंग का। अगर आधे घंटे से पहले लिख दोगे तो एक टॉफी दूंगा, एक आंसर अगर आधे घंटे से पहले लिख दिए। चैलेंज है, चैलेंज। जैसे मैंने कहा था मेरे को 30 से ज्यादा क्वेश्चन कर दिए, टैटू बनवा लिए। जब आऊंगा तो बता दूंगा, ऐलान कर दूंगा मेरी तरफ से। एक क्वेश्चन लिख दो तुम 45 मिनट से पहले तो मान जाऊं मैं तुम्हें। जीएस 1 2 3 4। हाँ, जीएस 1 2 3 4 या तू कुछ भी लिख ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से एक क्वेश्चन लिख दो 45 मिनट से पहले ढंग का। आंसर लिखना अलग बात है, ढंग से लिखना अलग बात है भाई। और वहां चाहिए 7 मिनट में, और यहां तुम एक लिख रहे हो 45 में। और एक और चैलेंज है, एक और चैलेंज है। जिस दिन तुम में से किसी ने भी लगातार 3 घंटे में आंसर राइटिंग कर ली और फिर उसके बाद 2 घंटे ब्रेक लेके फिर से 3 घंटे आंसर राइटिंग कर ली, या तो उसके बाद तुम उल्टी करो तो उल्टी कर दोगे, या फिर कुछ ना कुछ तो होगा, लिख ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं पाओगे, अपने कपड़े फाड़ दोगे, खुजली हो जाएगी, कुछ तो होगा, पेट दर्द हो जाएगा, भूख लग जाएगी, टॉयलेट जाना है। 3 घंटे एक बार, और तीन एक ही दिन की बात कर रहा हूं। और जब अगर ज्यादा शौक है तो लगातार 3 दिन ये चीज कर लो, हो सकता है आने वाले 6 साल बच जाए। पेपर तो निकलने वाला ही नहीं है, भूल जाओ। तुम क्या लगा के क्या रखा है तुमने? मीन्स लगातार 3 घंटे, फिर 2 घंटे गए, फिर 3 घंटे। हाँ बिल्कुल, आप एक दिन बैठो तो पता लग जाएगी। अगले दिन जो है ना, अगर शरीर में और दिमाग में अक्ल होगी तो वो झुक जाएगी, और नहीं होगी तो जो जिंदगी में कर रहे हो चुपचाप आंख मूंद के यूं करोगे। तीसरी कोई चीज नहीं होगी। क्या बात करते हो यार? डू यू थिंक इट्स अ जोक? होल वर्ल्ड इज फूलिंग। करके तो देखो। सर होती है ना, सारी चीज होती है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे, तो फिर धीरे धीरे नहीं सर, एकदम से तो नहीं होता ना। पहले ऐसी। हमें साइकिल भी जब चलाते थे तब हमें लगता था कि ये साइकिल चलेगी नहीं कभी जिंदगी में। अबे साइकिल तो रिक्शा वाला भी चलाता है, बकवास के काम मत किया कर, फालतू बातें, फालतू आइडिया मत दिया कर साथ में। साइकिल चलाने तो में बाइक भी हो गई, फिर बाइक, कार हो गई सर। तो बाइक बाइक चला ले, साइकिल चला ले, कार चला ले, ट्रक चला ले, एरोप्लेन भी चला ले। तो सर एक पहले वो भी तो इम्पॉसिबल ही लगता है हमें करने में कि नहीं पायलट, होगा हमसे। 1000 पायलट एक तरफ और डीजीसीए का डायरेक्टर एक तरफ, और डीजीसीए का डायरेक्टर आईएएस ही होता है। बात मत करो ये। मैं कह रहा हूँ सर, वो भी चीजें भी तो हमें मुश्किल ही लगती है पहले कि नहीं होगा नहीं होगा। पहले हमें 10th लगता था कि बहुत मुश्किल है, फिर हमें 12th लगी कि बहुत मुश्किल मैंने है, मना फिर नहीं हमें कर, बीए लगी बहुत मुश्किल है। मैंने सिर्फ आइडिया दिया है। आई एम जस्ट थ्रोइंग, आई एम नॉट सेइंग हु इज सेइंग यू कैन नॉट डू इट। मैंने कहा ऐसा ऐसा डिफिकल्ट होता है। मैं ये कब कह रहा हूं तुम नहीं कर सकते, तू नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। आप करके देखिएगा तो आपको फिर ये जो प्रश्न था, दिल्ली में इतने लोग बेचारे बैठे हैं, बेचारे पढ़ रहे हैं, मैं बहुत बेचारों को जानता हूं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं मैंने, मान लो जिनका पीजी तीसरी मंजिल पे है, खिड़की लड़की वाला, दूसरा पीजी लड़की का खुल रहा है, लड़की का खुल रहा है, तो यही बस लगा रहता था कब इसका खिड़की खुलेगी, कब उसकी खिड़की खुलेगी। बहुत तरह के लोग हैं। कब पिज्जा खाने जाएंगे, कब शाम को घूमेंगे, कब क्या करेंगे। लोगों ने 4 4 साल निकाल के दिल्ली से वापस चले गए, फिर कहते हैं गुड एक्सपीरियंस, हमने बहुत कुछ सीखा। यही होता है, सब खुश। तो हमें नहीं चाहिए भाई ऐसा। हमें तो गांधी जी की तरह है, हमें पता है हमें क्या करना है, जिसको करना है कर लो, साथ में करा देंगे। और बाद में जस्टिफाई भी करोगे, हैं? बाद में जस्टिफाई भी करोगे। मतलब क्यों? गांधी जी कहते थे ना, मुझे पता है मैं क्या क्या करूंगा, और उससे बाद में जस्टिफाई भी करूंगा। बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसका इंपीरिकल एविडेंस दिया ना गांधी जी ने, पहुंचा दिया ना इंडिपेंडेंस तक। भाई कुछ भी हो, पहुंचाया तो सही। हमारे में तो ये है, हमारे में तो काम करना है, हमें कौन सा हुआ है, हमें तो पढ़ना है और लिखना है। बिना लॉजिक के तो कोई काम नहीं होता। तो कोई नहीं है, बिल्कुल सही कहा राजीव, कुछ समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाने जरूरी हैं, हाथ खुला होना चाहिए। जैसे अभी रोहित ने बोला कि भाई क्वेश्चन आते हैं, समझ में आता है, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एकदम किसी का सिलेक्शन नहीं होता, ये भूल जाओ।
और जिंदगी में चाहे 31 के हो, चाहे 32 के हो, चाहे 30 के हो, चाहे 28 के हो, जब शुरू करोगे तभी टॉपर हो सकते हो, बशर्ते सारी चीजें ट्रैक पे चलनी चाहिए। एग्जाम को इस चीज से मतलब नहीं है कि आपने लेट क्यों किया। ठीक है, और कुछ? विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। अपने बाकी मित्रों को भी कहना भाई, कोमल को, खुशबू को, तेरे आसपास ही बैठते हैं सारे। कहाँ चले गए वो नहीं सब? सर, क्लास क्लास में है वो सर। अच्छा, एडवांस। एडवांस। हाँ भाई अब हम तो बेसिक है भाई, अब एडवांस का भाई हम क्या बताएं। ये है ना सर, वो 10 दिन के एडवांस तो सर उनके लिए है जो अभी इस ईयर पे पेपर देने वाले हैं। ओ माय गॉड, ओके। पर ये तो सर जो उनको अगले साल भी पेपर देना है ना, वो भी वहाँ क्लास में बैठ जाते हैं जाके। कोई नहीं यार, कहीं से भी हो, भला तो हो रहा है, कोई बात नहीं। पर आप हमारा मैसेज दे दीजिएगा सबको, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके सर, हैव अ नाइस डे सर। थैंक बाय यू, बाय। बाय सर। काम शुरू करो। ओके। ओके सर। ओके दीपिका जी, राहुल जी, थैंक यू, सचिन जी, राजीव जी।